हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे मिनी मॉक का सेट नंबर 12। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके, सो ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर आपको स्लॉग्स कुछ कोड में दिए हुए हैं। तो एट द रेट का मतलब क्या है कि ऑल एक्स आर वाई। ठीक है, परसेंटेज का मतलब क्या है कि सम एक्स आर वाई। एंड का मतलब क्या है कि नो एक्स इज वाई। उसके बाद हैश का मतलब क्या है कि सम एक्स आर नॉट वाई। उसके बाद एस्ट्रिक का मतलब क्या है कि सम एक्स मे बी वाई। ठीक है, कुछ एक्स क्या हो सकते हैं, वो वाई हो सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट उसने क्या बोला कि डॉग एंड का मतलब क्या है कि कोई भी डॉग आपका क्रो नहीं है। ठीक, तो इसको लिखते हैं। देखिए कोई भी डॉग आपका क्रो नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्रो एंड मतलब क्या कि कोई भी क्रो वल्चर नहीं है। ठीक है, उसके बाद वल्चर परसेंटेज काइट मतलब क्या, कुछ वल्चर क्या है वो काइट है। ठीक है, उसके बाद काइट हैश पैरेट मतलब क्या कि कुछ काइट ऐसे हैं जो कि पैरेट नहीं है। उसने हमसे ये चीज़ बोली है। ठीक है, तो देखिए आपके पास ये क्या बन गया, डायग्राम बन गया। अब आपके पास कंक्लूजन्स क्या दिए हुए हैं। उसने बोला क्या कि वल्चर्स एंड क्रो मतलब क्या कि कोई भी वल्चर क्रो नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ वल्चर ये है ना और क्रो ये है, तो हाँ ये चीज़ सही है। क्यों? क्योंकि उसने हमसे बोला था कि कोई भी क्रो वल्चर नहीं है, तो ऑब्वियसली है कि कोई भी वल्चर क्रो नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्या है हमारे पास, ट्रू है। सेकंड वाला अगर मैं देखूँ तो उसने वाला है कि कोई भी पैरेट काइट नहीं है। उसने हमसे बोला कोई भी पैरेट काइट नहीं है, लेकिन हम एक चीज़ जानते हैं ना, उसने हमसे बोला था कि कुछ काइट ऐसी हैं जो कि पैरेट नहीं है, लेकिन सारे के सारे पैरेट काइट ना हो, ये चीज़ तो गलत है ना। इसका मतलब क्या है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसको बनाना चाहता तो मैं इसको अंदर बना सकता था ना, मतलब क्या ये काइट। ठीक है, अगर मैं चाहता तो मैं इस तरीके से बना सकता था। तो इस केस में क्या होता, जो उसने यहाँ पर बोला है वो चीज़ गलत हो जाती ना, इसीलिए क्या है, गलत है। अच्छा, उसके बाद देखिए उसने बोला कि सम क्रो आर पैरेट, कुछ क्रो क्या है वो पैरेट हैं। अब मुझे एक बात बताइए, ये वाला आपका कंक्लूजन क्या हर जगह फॉलो करेगा? नहीं फॉलो करेगा ना, इसीलिए ये क्या है, गलत है। ठीक है, उसके बाद डॉग परसेंटेज वल्चर्स, डॉग परसेंटेज वल्चर्स का मतलब क्या हुआ कि कुछ डॉग्स वल्चर हैं। तो ये भी चीज़ अगर मैं देखूं तो नहीं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, ये वाला भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट वन फॉलोज। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उसने बोला कि ऑल बिल्डिंग्स आर फ्लैट, सारी की सारी बिल्डिंग्स क्या हैं, वो फ्लैट्स हैं। ठीक है, उसके बाद सम फ्लैट्स आर आइडल्स, कुछ फ्लैट्स क्या हैं वो आइडल्स हैं। ठीक है, उसके बाद सम आइडल्स आर रैबिट्स, कुछ आइडल्स क्या हैं वो रैबिट्स हैं। ठीक है, उसके बाद रैबिट एंड सेविंग्स मतलब क्या कि कोई भी रैबिट सेविंग्स नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या डायग्राम बना हुआ है। अब देखिए कंक्लूजन्स को चेक करते हैं। पहला कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, उसने हमसे बोला है कि आइडल एंड बिल्डिंग मतलब क्या कि कोई भी आइडल बिल्डिंग नहीं हो सकता। उसने हमसे ये चीज़ बोली। अब मुझे आप एक बात बताइए, ये जो उसने कंक्लूजन बोला है क्या ये हर जगह फॉलो करेगा? अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो आपको लग रहा है कि हाँ, जो उसने बोला कि कोई भी आइडल बिल्डिंग नहीं है वो चीज़ सही है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? अगर मैं बताइए बिल्डिंग को थोड़ा सा बड़ा सा कर देता, इस तरीके से कर देता, इन दैट केस कुछ पार्ट बिल्डिंग का आइडल हो जाता ना। इसका मतलब क्या है, जो उसने यहाँ पर कंक्लूजन बोला है वो हर जगह फॉलो नहीं हो रहा है, इसीलिए गलत है। ठीक है, उसके बाद सम फ्लैट्स आर रैबिट, कुछ फ्लैट्स क्या है वो रैबिट्स हैं। तो देखिए रैबिट आपके पास ये है ना और फ्लैट आपके पास ये है। अब मुझे फिर से एक बात बताइए, ये जो उसने यहाँ पर कंक्लूजन बोला है क्या ऐसा हर जगह फॉलो हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, इसीलिए ये चीज़ गलत है। ठीक है, उसके बाद सम बिल्डिंग्स आर आइडल्स, कुछ बिल्डिंग्स क्या है वो आइडल्स है। ये भी चीज़ क्या हो जाएगी हमारे पास, गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है ना, इज़न्ट इट। उसने हमसे बोला कि कुछ बिल्डिंग्स क्या है वो आइडल्स हैं, हमने बोला नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है, हर जगह फॉलो नहीं होगा, इसीलिए ये भी क्या है, गलत है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर उसने क्या बोला कि सेविंग्स ऑफ फ्लैट, कुछ सेविंग्स क्या है वो फ्लैट हैं। सेविंग्स ये है, ठीक है, और फ्लैट ही है, तो कुछ सेविंग्स फ्लैट हैं क्या? नहीं, ये भी चीज़ क्या हो जाएगी हमारे पास, गलत हो जाएगी। चारों हमारे पास जो भी कंक्लूजन्स थे वो गलत हो गए। अब हम एक बार को चेक कर लेते हैं क्या यहाँ पर ईदर और की कंडीशन लग सकती है।
ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहली चीज़ क्या चेक करेंगे, एलिमेंट्स किस किस में सेम है। आपके एलिमेंट्स यहाँ पर सेम है, देखिए ये और ये दोनों में सेम है ना। इसमें उसने क्या बोला था, कोई भी आइडल बिल्डिंग नहीं है, मतलब ये नेगेटिव है। और उसमें क्या बोला था उसने कि सम बिल्डिंग्स आर आइडल, मतलब ये पॉजिटिव है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन दोनों में आपकी इधर और की कंडीशन लग जाएगी, ठीक है, समझ में है ना। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन क्या गिवन है, उसने हमसे बोला है कॉफी एट द रेट ट्री। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल कॉफीज आर ट्री, ठीक है, तो इसको बना लेते हैं, देखिए ऑल कॉफीज आर ट्री, ठीक है। उसके बाद उसने बोला नो ट्री इज ए स्किल, ठीक है, नो ट्री, कोई भी ट्री सिल्क नहीं है, ठीक है। उसके बाद सम सिल्क आर नॉट फेरी, कुछ सिल्क ऐसे हैं जो कि फेरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद सम फेरीज आर टेस्ट, ठीक है। ओके, अब कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, उसने हमसे बोला है कि नो ट्री इज अ कॉफी। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, हमें ये पता है ना कि सारी की सारी कॉफ़ी आपकी क्या है, ट्री है, तो किसी भी ट्री का कॉफ़ी ना होना ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए उसने क्या बोला कि कोई भी टेस्ट सिल्क नहीं है। तो देखिए अगर मैं सिल्क और टेस्ट के बीच में देखूँ, कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं चाहता तो इसका एक ऐसा डायग्राम बना सकता था ना। इन दैट केस कुछ टेस्ट आपके पास क्या होते हैं, सिल्क हो जाते हैं ना, ठीक है। तो जो उसने यहाँ पर बोला वो हर जगह फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए गलत है, ठीक। उसके बाद नो ट्री इज़ फेरी, कोई भी ट्री फेरी नहीं है, उसने हमसे ये चीज़ बोली है। फिर से इन दोनों के बीच में कोई भी उसने डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया है ना, तो अगर मैं चाहता तो इसको इस तरीके से बना सकता था, देखिए इन दैट केस कुछ ट्रीज आपके के पास क्या होते हैं, फेरी हो जाते हैं ना। लेकिन उसने क्या बोला था कि कोई भी ट्री फेरी नहीं है, इसीलिए ये भी कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखते हैं, देखिए उसने बोला कि कोई भी सिल्क कॉफ़ी नहीं है। अब सिल्क और कॉफ़ी की उसने बात करी है, तो अगर मैं सिल्क और कॉफ़ी का देखूँ, इसके पास एक डायरेक्ट रिलेशन है। कैसे, हम जानते हैं क्या कि कॉफ़ी आपके पास क्या है, ट्री के अंदर है, और कोई भी ट्री सिल्क नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ऑब्वियस है कि कोई भी सिल्क आपका कभी भी कॉफ़ी नहीं हो पाएगा, इसलिए ये क्या होगा, आपका ट्रू होगा। बाकी सब आपके पास क्या होंगे, गलत होंगे। इसमें इधर और की कंडीशन भी नहीं लग सकती है, क्यों, क्योंकि किसी में भी एलिमेंट सेम नहीं है, ठीक है। तो इसका जस्ट क्या हो जाएगा, फोर्थ वन इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, अब ये एक आपके पास डीएस का क्वेश्चन गिवन है। उसने हमसे क्या बोला कि किसी एक कोड लैंग्वेज में इस सेंटेंस का कोड ये दिया हुआ है, हमें नाउ का कोड पता करना है। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। अगर मैं देखूँ फर्स्ट स्टेटमेंट में, तो यहाँ पर और यहाँ पर आपके पास कॉमन क्या है, देखिए नाउ और टाइम कॉमन है ना। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से आप इन दोनों का कोड सेपरेट कर सकते हैं, बट मैं अलग से ये नहीं बता सकता हूँ कि नाउ का कोड क्या होगा, ठीक है। उसके लिए आपको टाइम का कोड पता होना चाहिए ना। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो देखिए आपके पास टाइम और विल है, और यहाँ पर आपके पास विल और टाइम है, ठीक है ना। तो इसके कोड को मैं यहाँ से डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। मतलब अगर मैं चाहूँ कि मुझे बताइए कि टाइम और विल का कोड क्या होगा, तो देखिए इसमें और इसमें कॉमन क्या क्या है, आपके पास एन ए कॉमन है, वाई ए कॉमन है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें कॉमन है ना। इसका मतलब क्या है कि टाइम और विल का कोड क्या हो सकता है, एन ए और वाई ए में से कोई होगा, ठीक है। और अगर मैं देखूँ यहाँ पर इसमें और इसमें कॉमन क्या क्या है, देखिए आपके पास एम ए, ठीक है, वाई ए। मतलब क्या, आपको एक चीज़ कंफर्म होगी कि नाउ का कोड क्या होगा, वो होगा एम ए, ठीक है। क्योंकि टाइम का कोड या तो वो क्या होगा, वाई ए होगा, या फिर वो क्या हो सकता है, एन ए हो सकता है ना, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होगी ना। इसका मतलब क्या है कि मैं फर्स्ट से आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ। सेकंड से अगर मैं देखूँ, सेकंड में उसने हमसे क्या बोला है कि नाउ गर्ल्स। अच्छा, अब इसमें देखिए नाउ यहाँ पर है, और इसके अलावा क्या है, यहाँ पर गर्ल्स भी है। तो फिर मैं अगर यहाँ और यहाँ पर देखूँगा, तो मैं नाउ और गर्ल्स में अभी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाऊंगा ना कि नाउ का कोड क्या है। उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, गर्ल्स का कोड चाहिए होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूँ, मेरे पास कहीं पर भी गर्ल्स का कोड नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब क्या हो गया कि आप सिर्फ सेकंड से आंसर को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, समझ में आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने हमसे बोला है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज द एक्सप्रेशन एक्स इज लेस देन इक्वल टू एच
एंड ए इज ग्रेटर देन जी होल्ड्स डेफिनेटली ट्रू। ओके, ये दोनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, डेफिनेटली ट्रू होनी चाहिए। क्या कि x लेस देन इक्वल टू है h से और a ग्रेटर हो किससे, g से। ठीक है, तो चेक करते हैं। अगर मैं फर्स्ट में देखूं तो देखिए आपके पास x ये है और h ये है। x और h के बीच में आप कोई भी एक डेफिनेट रिलेशन बता सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कोई भी एक डेफिनेट रिलेशन अगर यहाँ पर देखूं तो नहीं बता पाएंगे ना। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो यहाँ पर साइन गिवन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ओपन हो रहा है ना। इसका मतलब क्या है कि x और h के बीच में ग्रेटर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम डेफिनेट तो बोल ही नहीं सकते ना क्या कि x इज लेस देन इक्वल टू h, इस वजह से फर्स्ट तो नहीं हो सकता। ठीक है, सिमिलरली सेकंड को चेक करते हैं। h ये है आपके पास और x ये है आपके पास। ठीक है, इनके बीच में अगर मैं देखना चाहूँगा तो क्या रिलेशन निकल रहा है, देखिए इनके बीच में आपके पास एक ये और एक ये साइन गिवन है ना। ठीक है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। और इन दोनों में से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, इसकी, मतलब इसका जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा कि x इज लेस देन h। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये चीज़ कंफर्म नहीं हो रही है, इसलिए सेकंड भी नहीं हो सकता। थर्ड में अगर मैं देखूँ तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपके पास, x ये है और h यहाँ है। ठीक है, x और h में आप रिलेशन क्या निकाल सकते हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए फिर से आपके पास दो साइन गिवन है ना। इसमें से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी, इसकी होगी। मतलब क्या, h इज ग्रेटर देन x, ये बनेगा ना। फिर से वही चीज़, आप इसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको ये डेफिनेटली बनाना है, यही रिलेशन आना चाहिए। ठीक, उसके बाद देखिए अब अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ h यहाँ पर है और x यहाँ पर है। अब अगर इनके बीच में रिलेशन को देखूंगा, देखिए आपके पास यही तो साइन आएगा ना। मतलब क्या कि x इज लेस देन इक्वल टू h, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं, क्या a इज ग्रेटर देन g यहाँ पर फॉलो करेगा। a यहाँ पर है और g यहाँ पर है। अगर मैं देखूंगा इनके बीच में देखिए सारे के सारे जितने भी साइन है वो एक साइड को ओपन हो रहा है और इनमें से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी, इसकी होगी ना। मतलब क्या कि हाँ g इज लेस देन a, ये क्या होगा आपका, ट्रू होगा यहाँ पर भी, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, D1 इज दी राइट आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, यहाँ पर आपके पास कोडेड इनइक्वालिटीज है, तो यहाँ पर जल्दी से इसका डायग्राम बना लेते हैं। देखिए ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू। फाइन, यहाँ पर उसने हमें सिंबल क्या दिए हुए, देखिए एस्ट्रिक किस लिए बताया कि p इज नॉट ग्रेटर देन। अगर p ग्रेटर देन नहीं है तो वो लेस देन और इक्वल टू होगा। मतलब क्या, यहाँ पर ये होगा एस्ट्रिक। उसके बाद डॉलर साइन किस लिए कि p इज नॉट स्मॉलर देन, अगर वो स्मॉलर नहीं है इसलिए ग्रेटर और इक्वल होगा। मतलब क्या, यहाँ पर क्या आएगा, डॉलर का साइन आएगा। उसके बाद एट द रेट किसके लिए यूज़ है कि p इज नीदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर देन q, ना ही वो स्मॉलर है ना ही वो ग्रेटर है, तो वो क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब क्या, ये होगा एट द रेट। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज किस लिए यूज है, उसने बोला है कि p इज नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, ना ही वो ग्रेटर है और ना ही वो इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा, स्मॉलर होगा। तो यहाँ पर हम परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। उसके बाद कॉपीराइट किसके लिए यूज़ है कि p इज नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल, ना ही वो स्मॉलर है ना ही वो इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा, वो ग्रेटर होगा। तो यहाँ पर हम कॉपीराइट का साइन लगा सकते हैं ना। ठीक है, अब देखिए हमारे पास डायग्राम बन गया। अब हम कंक्लूजन को चेक करते हैं। b और m के बीच में हमें रिलेशन को निकालना है। b आपके पास ये है, m आपके पास ये है। अगर मैं b से m जाऊंगा, इसका मतलब क्या है, मैं राइट से लेफ्ट जाऊंगा, तो जो साइन इनके बीच में गिवन होगा मैं उसका ऑपोजिट साइन यूज़ करूंगा ना। यहाँ पर क्या गिवन है आपके पास, देखिए डॉलर, मतलब मैं ये यूज़ करूंगा। उसके बाद एट द रेट मैं ये यूज़ करूंगा। इनके बीच में अगर मैं देखता हूँ तो हाईएस्ट प्रायोरिटी इसकी है ना, ये साइन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या गिवन है, आपके पास परसेंटेज गिवन है, इसलिए ये गलत हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई ना। अच्छा, u और t के बीच में अगर मैं बात करूँ, u आपके पास ये है और t आपके पास ये है, तो u से t आप कैसे जाएंगे, राइट से लेफ्ट जाएंगे। इसका मतलब जो साइन गिवन होगा मैं वही साइन यूज़ करूँगा। कॉपीराइट गिवन है, यहाँ पर टिक लगा दिया। परसेंटेज गिवन है, यहाँ पर टिक लगा दिया। अलग अलग आपके पास क्या ग्रुप के यूज़ हो गए ना। इसका मतलब क्या, इनके बीच में तो आप कोई भी रिलेशन को फाइंड आउट कर ही नहीं सकते। ठीक है, लेकिन अगर फर्स्ट और सेकंड को देखूँ तो मेरे पास एलिमेंट्स उसमें क्या है, सेम है, और यहाँ पर आपके पास दोनों के दोनों क्या थे, गलत थे। ठीक है, हम एक चीज़ जानते हैं, क्या b और m के बीच में क्या रिलेशन बनना चाहिए था, मतलब एस्ट्रिक, लेस देन इक्वल टू। अगर मैं फर्स्ट से देखूँ तो क्या मिल रहा है हमें, इसको डिकोड करता हूँ तो परसेंटेज क्या है, लेस देन m। ठीक है, और एट द रेट का मतलब क्या है, b इज इक्वल टू m। अगर मैं देखूंगा b और m के बीच में यही दोनों साइन थे ना, और वही दोनों साइन यहाँ पर हमको मिल भी रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इन दोनों में ईदर और की कंडीशन लग जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईदर फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक डायरेक्शन का क्वेश्चन गिवन है। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसने बोला कि अ पर्सन मूव्स फ्रॉम लोकेशन w टू लोकेशन y विच इज 6 मीटर्स अवे फ्रॉम लोकेशन w। ओके,
उसने क्या बोला कि एक पर्सन है जो कि W से चलना स्टार्ट करता है Y की तरफ, जो कि 6 मीटर्स की दूरी है, ठीक है, कहाँ से? W से। अब उसने हमें कोई डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, तो मान लेते हैं ऐसे ही नॉर्मली हम बाई डिफ़ॉल्ट मान लेते हैं ये आपके पास W है, ये आपके पास Y है। वो क्या करता है, वो W से Y जाता है जो कि 6 मीटर्स की दूरी पर है। इसकी एक और पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, मान लेते हैं कि W यहाँ पर है और Y यहाँ पर है, ठीक है, ये यहाँ से Y पहुँचा 6 मीटर्स की दूरी पर, ठीक है। उसके आगे उसने क्या बोला कि ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न फ्रॉम द लोकेशन Y एंड वॉक्स 8 मीटर्स टू रीच Z। अब वो यहाँ से Y से लेफ्ट टर्न लेकर 8 मीटर्स जाता है, ठीक है, और कहाँ पहुँचा? वो Z पर पहुँचा। सिमिलरली यहाँ से लेफ्ट टर्न पे 8 पहुँच कर कहाँ पहुँचेगा? Z पर। उसके बाद उसने बोला देन ही टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स 20 मीटर्स टू रीच V। अब वो यहाँ से राइट टर्न लेता है और 20 मीटर्स जाता है, ठीक है, V पर पहुँचने के लिए। फाइन, यहाँ से राइट टर्न लेगा तो इधर कहाँ पहुँचेगा? वो V पर 20 मीटर्स, ठीक है। उसके बाद ही वॉक्स फॉर 8 मीटर्स टू रीच X। अब वो यहाँ से 8 मीटर्स जाता है X पर पहुँचने के लिए, लेकिन उसने कोई डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है हमें, ठीक है, तो अभी हम इसको नहीं बनाते हैं। फाइन, इसके बाद उसने बोला है कि एट द एंड ऑफ दिस जर्नी ही वॉज फेसिंग ईस्ट। एंड में वो कहाँ पर है? वो जर्नी जो एंड करता है वो ईस्ट में एंड करता है। तो यहाँ पर अभी हमें इनिशियल पॉइंट नहीं पता है ना, इजंट इट? अभी हमें इनिशियल पॉइंट नहीं पता है, तो इस वजह से हम अगर इसको बनाना चाहते हैं तो मान लेते हैं हम इसको इस तरीके से बनाते हैं। ये आपके पास क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, यहाँ पर 8 मीटर की दूरी पर। अब ये कहाँ दिख रहा है? ईस्ट में दिख रहा है। कहाँ पहुँचा है वो? X, ठीक है। और अगर मैं इसमें बनाना चाहूँ तो इसमें तो फिर मैं इस तरफ बना पाऊंगा ना, तो अभी हम इसको नहीं बनाते क्योंकि अभी हमें कन्फ्यूजन हो जाएगी। इसको भी लीव कर दीजिए, आगे पढ़ते हैं। आगे उसने बोला इफ लोकेशन Y इज ईदर टू द साउथ ऑफ W और टू द नॉर्थ ऑफ W। अब यहाँ से हमें एक पॉइंट मिल गया, ठीक है, तो अब इसको करिए। उसने क्या बोला कि जो लोकेशन Y है वो या तो साउथ में है W से या फिर नॉर्थ में है W से, ठीक है। मतलब क्या? ये वो या तो साउथ में है W से या फिर नॉर्थ में। तो मान लेते हैं कि इस वाली कंडीशन में, ठीक है, कि आपका Y वो नॉर्थ में है किससे? W से। मतलब इस डायरेक्शन में नॉर्थ मान लेते हैं, इस डायरेक्शन में हम साउथ मान लेते हैं। तो आपका इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपके पास हो जाएगा वेस्ट और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर कंसीडर करूँ, अब इस केस में हम इसको मान लेते हैं नॉर्थ, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा, ठीक है। हम इसको ऐसे कंसीडर कर लेते हैं। तो इस केस में अगर मैं बात करूँ आपसे, ये आपके पास क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप इस लाइन को ज्वाइन कर सकते हैं। उसने क्या बोला उनसे? ये दोनों लाइन है ना, इन दोनों को उसने हमसे बोला कि वो 8 मीटर जाता है X पर पहुंचने के लिए और एंड वो कहाँ पर करता है? ईस्ट डायरेक्शन में फेस करते हुए। तो अगर मैं पहले वाले डायग्राम में देखूँ तो आपका ईस्ट का ये है ना, तो मतलब वो यहाँ से 8 मीटर्स जाकर यहाँ पर रुकता है X पर, ठीक है। और अगर मैं इस डायग्राम में देखूँ तो इस डायग्राम में देखिए आपके पास ईस्ट ये है ना, अब वो यहाँ से इस डायग्राम में इधर जाएगा और कहाँ पर रुकेगा? वो 8 मीटर्स जाकर X पर रुकेगा। यही तो होगा ना दोनों डायग्राम्स में। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब आगे उसने क्या बोला? एंड द डिस्टेंस बिटवीन X एंड Y इज नॉट 20 मीटर्स। लेकिन X और Y के बीच में डिस्टेंस है वो 20 मीटर्स नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ ये डिस्टेंस कितना हो गया? 20 मीटर्स, जो कि नहीं हो सकता, उसने मना करा हुआ है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूँ X और Y के बीच में डिस्टेंस 20 मीटर्स है क्या? नहीं है ना। इसका मतलब क्या है कि आपका ये वाला डायग्राम सही रहेगा, ये वाला डायग्राम आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अगर अब मैं डायरेक्शन निकालना चाहूँ किसकी? W की विद रिस्पेक्ट टू X, तो मैं निकाल सकता हूँ ना। W ये है, X ये है, तो W किस डायरेक्शन में है? अगर मैं यहाँ से देखूँ, ये आपके पास क्या हो जाएगा? ये आपके पास क्या था? वेस्ट था। ये आपके पास क्या था? नॉर्थ था। तो मतलब इसका डायरेक्शन क्या हो गया? नॉर्थ वेस्ट हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C1 इज द राइट आंसर, ठीक है। सो आई होप जितने भी आज हमने क्वेश्चंस किए वो आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।